नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम हिंदी व्याकरण के भाषा विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे और समझेंगे। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। जब एक व्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और जिस माध्यम से पहुंचाता है उसे भाषा कहते हैं। हम किस प्रकार अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, आप मुझे बताइएगा। सबसे पहले या तो हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनकर हमारी बात को जानता है, या हम लिखकर अपनी बात को प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को जानता है, या तीसरा माध्यम होता है हमारा इशारों के माध्यम से भी कई बार हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसे भी भाषा कहा जा सकता है। तो इस प्रकार भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है कि किस प्रकार हम अपने भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वह माध्यम, वह साधन भाषा कहलाती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है। अर्थात जब वह अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है तो वह माध्यम आपका भाषा कहलाएगा। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ कर सकें, उसे भाषा कहते हैं। वही बात हुई कि जब एक व्यक्ति अपने भाव विचार व्यक्त कर रहा है और दूसरा व्यक्ति समझ पा रहा है तो वही माध्यम, वही साधन भाषा है। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहा जाता है। यह संकेत स्पष्ट होने चाहिए। अगर संकेत को भाषा कह रहे हैं तो जो आपके संकेत हैं, जो इशारे होने चाहिए, पूरी तरह स्पष्ट होने चाहिए, साफ होने चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठाक समझ भी नहीं पाते, अर्थात ना इनसे विचार ही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यह है कि भाषा का सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए, कि भाषा सामने वाले व्यक्ति को समझ आनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न उसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे भाषा के रूप की। सबसे पहला भाषा का रूप है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा कौन सी भाषा होती है? जब एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसकी बात को समझता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक का अर्थ ही होता है बोलकर और सुनकर, बोलना और सुनना। यहाँ दो चीज़ों पर विशेषकर ध्यान रखा जाता है। सामान्यतः जब हम किसी को समझा रहे होते हैं कुछ और सामने वाला व्यक्ति हमारी बात सुन रहा होता है तो वह मौखिक भाषा का रूप है। जब हम अपनी माता को कुछ खाने के लिए कहते हैं और वह सुनकर हमें खाने के लिए देती है तो वह मौखिक भाषा का रूप है। दूसरा रूप होता है हमारा लिखित भाषा। जब एक व्यक्ति लिखकर अपनी बात को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है, उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ऐसे में लिखना और पढ़ना दो तरीके की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि अध्यापिका द्वारा बोर्ड पर लिखा जाना और दूसरे व्यक्ति द्वारा पढ़ना। समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। बच्चों द्वारा कहानियाँ पढ़ना भी लिखित भाषा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखकर समझाया जाता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उस बात को समझता है, इसीलिए उसे लिखित भाषा के अंतर्गत लिया गया है। भाषा के मुख्य रूप से तो ये दो रूप ही माने जाते हैं, परंतु कभी कभी तीसरे रूप की भी चर्चा की जाती है, जैसे सांकेतिक भाषा। नाम से ही पता चल रहा है संकेतों के माध्यम से। तो जब हम संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो वह सांकेतिक भाषा
कहलाती है। सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसमें हम संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इनमें हम इशारों का प्रयोग भी करते हैं, अर्थात ऐसी भाषाएं जिसमें हम इशारों का प्रयोग करते हैं वे सांकेतिक भाषा कहलाती है। इस प्रकार हमने आज भाषा के 3 रूपों को जाना, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।